हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का चैप्टर 2.1 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वो क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर हम बात करें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की तो ये ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि ये बताती हैं कि मैनेजर को किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए डिफरेंट सिचुएशंस में और किस तरह से बिहेव करना चाहिए ताकि उनकी मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो अचीव किए जा सके। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक एक्चुअल में गाइडलाइंस है जनरली यूज़ करने वाली, जो कि ये बताती हैं कि मैनेजर को किस तरह से डिसीजन लेने चाहिए अलग अलग सिचुएशन में और किस तरह से बिहेव करना चाहिए। ये बता दूं आपको कि प्रिंसिपल्स जो भी हैं मैनेजमेंट के वो साइंटिफिक प्रिंसिपल की तरह नहीं है। ये एक्चुअल में वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल जैसे कह दिए गए वैसे ही अप्लाई होंगे। कुछ अगर चेंजेस की ज़रूरत है सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो इसमें किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ को समझ लेते हैं। वैल्यूज़ क्या होती हैं? ये एक इंसान सोसाइटी के अंदर में किस तरह से बिहेव करना चाहिए कि इंसान को, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं उनको हम वैल्यू कहते हैं। जैसे कि एक इंसान ईमानदार होना चाहिए तो ये वैल्यू हो गई ईमानदारी, है ना। लेकिन अगर बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की तो ये वो गाइडलाइंस होती है जो कि किसी से इंसान की मैनेजरियल एफिशिएंसी को स्ट्रॉन्ग करती है, बेटर करती है। यानी ये मैनेजरियल एक्शन से रिलेटेड होती है। यानी ये वो रूल्स हैं प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो कि मैनेजमेंट में बेटर बनाती है इंसान को। बल्कि वैल्यूज़ क्या है, एक इंसान को सोसाइटी में बेटर बनाती है। तो ये दोनों ही बातें अलग है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक इंसान सोसाइटी में अच्छा है, ईमानदार है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी मैनेजरियल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी हो। तो ये दोनों ही बातें अलग है, प्रिंसिपल अलग होता है और वैल्यूज़ अलग होती है। चलिए अब समझ लेते हैं हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं फंडामेंटल वो क्या है। अच्छा, हेनरी फ्योल ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उन्होंने इस बुक के अंदर में 14 ऐसे प्रिंसिपल्स को दिया था जिसके बारे में इन्होंने ये कहा कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई की जा सकती हैं, फॉलो की जा सकती हैं, ताकि मैनेजर अपनी एफिशिएंसी को बेटर कर सकें। और साथ ही साथ ये जो प्रिंसिपल ये दे रहे हैं इस बुक के अंदर में, या जो हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं इन प्रिंसिपल्स में, जो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। यानी ज़रूरी नहीं जो प्रिंसिपल जैसे कह दिए गए वैसे ही फॉलो होंगे, अगर सिचुएशन कुछ और है तो उसके अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं जिसका नाम है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हर एक काम को जो है डिवाइड कर देना चाहिए। और मतलब एक बड़े काम, जो भी काम है जिसके अंदर बहुत सारे काम इन्वॉल्व हैं, उनको छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए। और हर एक काम को अलॉट करना चाहिए डिफरेंट पर्सन्स को जो कि उस काम को करने में एक्सपर्ट हैं या स्पेशलिस्ट है, ताकि वो अच्छी तरह से स्पीड में वो काम कर सके और एक्यूरेसी भी आए उनके परफॉर्मेंस में। यानी एक बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करो और हर एक भाग को काम के एक ऐसे पर्सन को दो जो उस काम को करने में एक्सपर्ट है, ताकि जॉब स्पेशलिस्ट लोगों के पास पहुंचे। इस प्रोसेस को हम स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, काम तेज़ी से हो पाएगा और एक्यूरेसी भी आएगी परफॉर्मेंस में उन एम्प्लॉयज़ के। इसके अलावा इससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, यानी कम लागतों में ज़्यादा काम हो पाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है डिवीजन ऑफ लेबर, कि काम को छोटे छोटे भागों में बांटो और हर एक भाग को एक एक्सपर्ट को दो काम करने के लिए जो उस काम में एक्सपर्ट हो। दूसरा जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का वो ये है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हेनरी फ्योल ने इस प्रिंसिपल के थ्रू ये बताया, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम चाहते हैं किसी काम के लिए किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, तो ज़रूरी है उस काम को करने के लिए उस पर्सन को अथॉरिटी, अधिकार भी उतने दिए जाए। यानी कि अगर हम चाहते हैं किसी इंसान को कि वो की जिम्मेदारी ठहराना, तो वो उस काम के लिए करने के लिए उस पर्सन को क्या करना चाहिए, उतने अधिकार भी देने चाहिए ताकि वो उस काम को कर सके। यानी उन्होंने ये कहा कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो को एग्जिस्टिंग है, एक साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी काम को करने के लिए अधिकार आपने एक पर्सन को दे दिए और आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है ही नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है, तो जाहिर सी बात है उसमें वो काम बिल्कुल लापरवाह होकर के करेगा क्योंकि उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। और ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो किसी इंसान को काम करने की और बिल्कुल भी अधिकार ना दो कि आपको ऑर्डर्स वगैरह लेनी है, सबऑर्डिनेट को किस तरह से हैंडल करना, उसकी कोई भी अधिकार ना दो। तो उस केस में क्या होगा, ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो इंसान कभी भी उस काम को कर ही नहीं पाएगा सही से, है ना। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, को एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। यानी किसी इंसान को अगर आप रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हैं तो उसके लिए उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए उस काम को करने के लिए। इससे फ़ायदा क्या होगा इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से, तो अचीव कर पाएंगे गोल अच्छी तरह से। इसके अलावा जो इस इंसान को अथॉरिटी दी गई है काम करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंट भी इंक्रीज़ होगा कि हाँ भाई मुझे अगर रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मुझे अथॉरिटी भी मिली है, तो वो कॉन्फिडेंट होगा इंक्रीज उसका। इसके अलावा अगर बात करें थर्ड प्रिंसिपल की तो वो है डिसिप्लिन।
तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डिसिप्लिन का एटमॉस्फेयर हमेशा ही बना रहना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो सबऑर्डिनेट है और सुपीरियर, उन दोनों ही को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को। यानी जो भी रूल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बनाए गए हैं उनका सभी को फॉलो करना चाहिए। एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, किसको, मैनेजर को, क्योंकि आपको पता है ये प्रिंसिपल गाइडलाइन है जो मैनेजर को फॉलो करनी चाहिए ना। तो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल क्या कहता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिसमें हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, यानी कि सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन रूल की हर कोई रिस्पेक्ट कर रहा हो, यानी कि सब ऑर्डिनेट जो है वो सुपीरियर्स की बात सुने। एक ऐसा डिसिप्लिन का एटमॉस्फेयर हर मैनेजर को बनाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जब बात सुनेगा सबऑर्डिनेट, रिस्पेक्ट करेगा ऑर्डर्स की, सुपीरियर्स की, तो जाहिर सी बात है वो काम अच्छी तरह से कर पाएगा, परफॉर्मेंस बेटर होगी। लेकिन अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है, डिसिप्लिन नहीं रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो उससे क्या नुकसान होगा कि कभी सबऑर्डिनेट जो है बात ही नहीं सुनेगा कई बार, तो जिससे प्रॉब्लम्स होगी काम को करने में, ओवरऑल एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये प्रिंसिपल जो है वो हमेशा फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें चौथे प्रिंसिपल की, जिसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड, तो यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि एक वक्त में एक सब ऑर्डिनेट यानी एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस या मैनेजर होना चाहिए जिससे वो ऑर्डर रिसीव करे। यानी इस तरह की राइट अप्रोच होनी चाहिए। यानी कि देख ले सकते हैं यहाँ पे S1 एक सब ऑर्डिनेट है, उसको ऑर्डर देने वाला सिर्फ एक ही मैनेजर है। इस तरह से S2 का भी मैनेजर सिर्फ एक ही है जो उसे ऑर्डर दे रहा है। तो ऐसी अप्रोच यूज़ करनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक S1 है, उसको ऑर्डर यहाँ से भी रिसीव हो रहे हैं और दूसरे मैनेजर से भी रिसीव हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, दो लोग जब ऑर्डर देंगे एक ही पर्सन को, तो वो किसके ऑर्डर फॉलो करे, कितने फॉलो करे। और अगर मान लीजिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी मुश्किल हो जाएगी कि किसके ऑर्डर की वजह से गड़बड़ी हो रही है और यही क्या पता यही उल्टा सीधा काम करे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअल में यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, एक समय पे एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस के द्वारा ऑर्डर मिलने चाहिए और इससे फ़ायदा क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में आसानी हो जाएगी कि किसके ऑर्डर्स की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई और किसकी बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं पांचवें प्रिंसिपल की मैनेजर की, जो कि है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि वो सभी काम जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स हैं उन कामों को करने के लिए जो हेड होना चाहिए, जो मैनेजर होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए और उस मैनेजर के पास एक ही प्लान होना चाहिए उस काम को करने के लिए। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये तीनों सबऑर्डिनेट एक ही काम कर रहे हैं, नाव को चला रहे हैं, और इनका जो हेड है जो डायरेक्शन दे रहा है वो कौन है, एक ही है और उसके पास एक ही प्लान है, डायरेक्शन एक ही है ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, यानी जो भी एक्टिविटीज सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाली हैं उनका एक ही हेड हो और उस हेड के पास एक ही प्लान हो। ऐसा नहीं है दो दो प्लान को एक साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है तो उससे प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कहता है। अच्छा याद रखिएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और कमांड में बहुत फर्क है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं एक और सबऑर्डिनेट के पास ऑर्डर रिसीव करने के लिए एक ही मैनेजर होना चाहिए, और यहाँ पे बात कर रहे हैं एक जैसी दिखने वाली एक्टिविटी जिनका ऑब्जेक्टिव सेम हो उनके लिए एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होनी चाहिए उसके पास। तो ये दोनों ही बात अलग है। अब बात करते हैं सिक्स्थ की, जिसका नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। तो ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है मैनेजर्स के, उनको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमेशा ही लेस इंपॉर्टेंस देनी चाहिए मैनेजर्स को, और जो ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट है उनको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी चाहिए। यानी कि जब भी ज़रूरत पड़े ऑर्गेनाइजेशन यानी बिगर इंटरेस्ट के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए, तो मैनेजर्स को अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। यानी प्रायोरिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे एक एग्जांपल की समझते हैं, अगर मान लीजिए आप मैनेजर बने और आपको एम्प्लॉय हायर करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए ऐसे एम्प्लॉय हायर करो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो, यानी कि स्किल्ड हो, वर्कर्स हो और अच्छे खासे हो, अच्छे पढ़े लिखे हो। यानी आप जनरल इंटरेस्ट को देखिए, ये नहीं करना चाहिए कि कभी भी अपने रिश्तेदारों को, ऐसे रिश्तेदारों वगैरह को जो कि अनस्किल्ड है उनको हायर करने लग जाओ, तो ये होगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट का आपने ध्यान दिया। तो आपको हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना चाहिए अपने बिगर या जनरल इंटरेस्ट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जनरल इंटरेस्ट, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो मैनेजर को ये गाइडलाइन दी गई है प्रिंसिपल्स के थ्रू कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करने की जब जरूरत पड़े मैनेजर्स को तो उनको कर देना चाहिए और जनरल इंटरेस्ट को मेन फोकस में रखना चाहिए। अब बात करते हैं सेवंथ प्रिंसिपल की, जो है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। तो रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी वगैरह, वेजेस वगैरह जो दिए जाते हैं। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक एम्प्लॉय को फेयर सैलरी या रेम्यूनरेशन वगैरह देना चाहिए, और रेम्यूनरेशन की जो कैलकुलेशन वगैरह है वो किस तरह से डिटरमाइन करना चाहिए, रेम्यूनरेशन कितनी दी जाए, सैलरी वगैरह, वो इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए कभी भी सैलरी फिक्स करते समय, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या चल रही है,
वर्क असाइन क्या किया गया है उस एम्प्लॉय को, इसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, वेज रेट कितने दी जा रहे हैं दूसरे कंपनीज वगैरह में। तो इन बातों को ध्यान में रखते ही एक्चुअल में रेम्यूनरेशन फिक्स करनी चाहिए जो कि फेयर हो। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे एम्प्लॉयज़ भी खुश रहेंगे क्योंकि उनको अच्छी रेम्यूनरेशन मिल रही है, सैलरी मिल रही है, और उससे फ़ायदा ऑनर्स का भी होगा या ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे तो वो अच्छी तरह से काम भी करेंगे। अब बात करते हैं 8वें प्रिंसिपल की, जो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं पहले। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें डिसीजन लेने की जो अधिकार हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो अपने पास रखें। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बिल्कुल उल्टा होता है इसका, यानी एक ऐसी सिचुएशन जब डिसीजन लेने की जो अधिकार हैं उसको अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड कर दिया जाए। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आई होप आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल वो ये कहता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कितने अधिकार टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपने पास रखने चाहिए और कितने डिवाइड करने चाहिए, उसकी डिग्री इस बात पे तय करनी चाहिए कि बिजनेस का साइज क्या है, एक्सपीरियंस कितना है सुपीरियर्स को, डिपेंडेबिलिटी क्या है और एबिलिटी क्या है सबऑर्डिनेट्स की। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये तय करना चाहिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को कितने जो डिसीजन की राइट है वो अपने पास रखे और कितने को अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर दें। अब बात करते हैं 9 प्रिंसिपल की, जिसका नाम है स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। समझते हैं पहले स्केलर चेन होता क्या है। स्केलर चेन ऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन की एक ऐसी चेन है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर के लोअर लेवल मैनेजमेंट तक जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उन सभी के बीच में लिंक क्रिएट करता है। ये एक ऐसा चेन है जो लिंक क्रिएट करता है सभी मैनेजर्स के बीच में, ताकि ऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन का सही तरह से फ्लो हो सके। अब बात करते हैं जैसे ये स्केलर चेन को समझाया गया इसके थ्रू। जैसे कि मान लीजिए एक एफ वर्कर है, ये सुपीरियर है उसका। अच्छा, अगर एक ए जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट, अगर ये ऑर्डर देना चाहता है इस सुपीरियर इसको या इसको, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी को ऑर्डर देगा, बी क्या करेगा सी को ऑर्डर देगा, डी को, इस तरह से ऑर्डर इनके पास पहुंचेंगे। इसी तरह से ये दूसरा डिपार्टमेंट है मान लीजिए, तो इसमें भी अगर ए ऑर्डर देता है इस तरह से ऑर्डर का फॉर्म होना चाहिए, यानी इस चैन के थ्रू ही ऑर्डर देना चाहिए और कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए ई को कम्युनिकेट करना है पी को, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पहुंच जाए इसके पास, बल्कि एफ को क्या करना चाहिए, ई के पास पहले कम्युनिकेट करे मैसेज को, ई क्या करेगा मैसेज को डी तक पहुंचाएगा, डी सी तक, ये पहुंचाते पहुंचाते ए तक पहुंचेगा, और फिर जो क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट इससे लिंक करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा इस डिपार्टमेंट के एल तक पहुंचाएगा उस मैसेज को। ये मैसेज धीरे धीरे यहाँ से धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते किस तक पहुँचेगा, फिर यहाँ तक। यानी कि इस चैन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जो स्केलर चैन है जो ऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन का, उसको हर एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही चाहिए, ताकि एक सिस्टमैटिक तरीके से फ्लो हो ऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन का। ठीक है, और हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सके उस मैसेज को पहुंचाने और ऑर्डर्स को देने में। अच्छा, इसको अगर आपको समझ में ना आया हो इससे, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं स्केलर चेन का। जैसे कि अगर मान लीजिए इस वर्कर को पहुंचानी अपनी बात सेल्स डिपार्टमेंट के वर्कर तक, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सेल्स डिपार्टमेंट के वर्कर्स तक बात पहुंचानी है वर्कर की, तो क्या होगा, वर्कर पहले सुपरवाइजर को बताएगा वो बात, सुपरवाइजर अपने डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर तक पहुंचाएगा, फिर वो जनरल मैनेजर तक पहुंचाएगा, और ये जनरल मैनेजर क्या करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंचाएगा, जो कि कनेक्ट कर रहा है इन दोनों डिपार्टमेंट को, और मैनेजर डायरेक्टर क्या करेगा जनरल मैनेजर को पहुंचाएगा सेल डिपार्टमेंट के, फिर यहाँ से बात पहुँचते पहुँचते तब जाकर के वो मैसेज वर्कर इस वाले वर्कर तक पहुँचेगा। तो इस तरह से चैन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। तो इस बात पे कहा है क्लियरली फेवल ने कि इस तरह स्केलर चेन को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो मैसेज पहुंचाना हो, ऑर्डर देना हो, इंस्ट्रक्शन देना हो, उन सभी चीज़ के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट के वो फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि अगर इसलिए इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं अगर इमरजेंसी का केस हो। जैसे कि हमें पता है इस ऑर्डर को फॉलो करने में, चेन को फॉलो करने में टाइम भी लग सकता है, तो कभी भी अगर इमरजेंसी का केस होता है ना, तो इमरजेंसी के केस में एक शॉर्टकट यूज़ किया जा सकता है। यानी अगर ई को अपनी बात क्यू तक पहुंचानी है तो वो शॉर्टकट भी पहुंचा सकता है। उस शॉर्टकट का नाम दिया गया गैंग प्लैंक, लेकिन ये इमरजेंसी के केस में होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो गैंग प्लैंक का मतलब होता है वो शॉर्टकट, वो कम्युनिकेशन का अरेंजमेंट टेम्परेरी, जो कि एक शॉर्टकट का काम करेगा सेम लेवल के वर्क सबऑर्डिनेट्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। याद रखिएगा गैंग प्लैंक का यूज़ सिर्फ सेम लेवल के ही लोग कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में बात करें तो अगर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर गैंग प्लैंक का यूज़ करना चाहता है तो वो इससे सेल्स मैनेजर से कनेक्ट करने के लिए कर सकता है। ये मैनेजर गैंग प्लैंक का यूज़ इसके लिए कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से गैंग प्लैंक का यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो गैंग प्लैंक क्या है, वो शॉर्टकट है जो कि यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन को जल्दी पहुँचाने के लिए।
गैंगप्लैंक का अगर बात करें नॉर्मल लैंग्वेज में, गैंगप्लैंक इसको कहते हैं, ये देख सकते हैं आप, एक शॉर्टकट है, एक अरेंजमेंट टेम्प्रेरी, जिससे आसानी से नाव वगैरह पे चढ़ा जा सकता है या एक जगह से दूसरी जगह पे पार किया जा सकता है। तो इसीलिए उसका नाम गैंगप्लैंक है, क्योंकि वो भी शॉर्टकट का ही काम किया रहा है ना, तो उसको गैंगप्लैंक आ गया है स्केलर चेन में। अब बात करते हैं 10th प्रिंसिपल का, जिसका नाम है ऑर्डर। ऑर्डर प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक राइट पर्सन राइट जॉब पे होना चाहिए और राइट चीज़ अपने राइट प्लेस पे होना चाहिए, यानी हर एक चीज़ ऑर्डर में होनी चाहिए। इसीलिए फेयोल ने जो फिजिकल रिसोर्सेज के ऑर्डर हैं उनके लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो मटेरियल ऑर्डर, यानी उन्होंने ये कहा कि फिजिकल रिसोर्सेज जितने भी चीज़ें हैं उनको मटेरियल ऑर्डर में रखना चाहिए, और ह्यूमन रिसोर्सेज का जो ऑर्डर है, यानी हर एक इंसान को सोशल ऑर्डर में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक चीज़ अपने ऑर्डर में होनी चाहिए। अब बात करते हैं इक्विटी प्रिंसिपल की, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि मैनेजर को जब भी वो डील कर रहा हो अपने सबऑर्डिनेट के साथ, तो उसे फेयर होना चाहिए और इम्पार्शल होना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट जो सेम लेवल पोजीशन पे काम कर रहे हैं, सिमिलर पोजीशन पे, उनके साथ डील करते समय कभी भी इम्पार्शल नहीं होना चाहिए, और सॉरी पार्शल नहीं होना चाहिए, और इक्वली ट्रीट करना चाहिए दोनों को ही। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अच्छा, अगर वो इक्वली ट्रीट करेगा तो जाहिर सी बात है वो लोग समझेंगे, कोऑर्डिनेशन भी बेटर होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। लेकिन यहाँ पे फेयोल ने एक और बात कही है कि इसका मतलब ये भी नहीं समझना चाहिए कि पूरी तरह से हार्शनेस को हम भूल ही जाएं, यानी कि जब हार्शनेस की ज़रूरत हो, सख्ती की ज़रूरत हो, क्योंकि हमें पता है ना प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो फेयोल ने ये कहा कि हमें तो जनरली रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक सबऑर्डिनेट की, फेयर इक्वली ट्रीट करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े सख्ती की तो सख्ती की जा सकती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है ये प्रिंसिपल्स। इसके अलावा अगर बात करें 12 प्रिंसिपल की, जो है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, ठीक है, जो लोग पर्सन काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह। तो मैनेजमेंट का जो ये प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए जॉब में, यानी बार बार चेंज नहीं करना चाहिए पोजीशन किसी भी एम्प्लॉय की, और बार बार निकालना नहीं चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? जब किसी एम्प्लॉय को आप निकालोगे, नया एम्प्लॉय जो आएगा वो काम को समझने में ही बहुत टाइम लगा देगा, जिसके वजह से जो एफिशिएंसी होगी काम की वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी और प्रिंसिपल पर्सनल ये कहता है कि स्थिरता बनी रहनी चाहिए जॉब में, यानी स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, बार बार चेंज नहीं करना चाहिए वर्कर्स को, इससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब बात करते हैं इनिशिएटिव प्रिंसिपल की, 13 प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि मैनेजर को हमेशा ही, क्योंकि गाइडलाइन है मैनेजर्स को ही, तो मैनेजर्स को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय जो भी उनके अंडर काम कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट वगैरह, उनको अपॉर्चुनिटी दे कि वो आइडियाज़ वगैरह सजेस्ट करें, नए नए मेथड बताएं वर्क के। इससे फ़ायदा क्या होगा? जब मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को उससे आइडिया वगैरह लेंगे, उनसे सजेशन वगैरह मांगेंगे, तो उनको बेटर लगेगा, उनको ये लगेगा कि हमारी सुनी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी मन लगा के काम करेंगे। तो इनिशिएटिव क्या कहता है प्रिंसिपल? वो ये कहता है कि वर्कर्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो यानी इनिशिएटिव लें, किसमें? जो काम उन्हें असाइन किया गया उनमें इनिशिएटिव लें। तो उसके लिए एनकरेज करना चाहिए किनको? वर्कर्स को। और एनकरेज करने का फ़ायदा क्या होगा इनिशिएटिव का? यानी कि उनको डिसीजन वगैरह की भी थोड़े बहुत राइट दे दी जाए, ताकि वो अपना समझ के काम को करें। अब बात करते हैं 14 प्रिंसिपल की। 14 प्रिंसिपल है एस्पिरिट द कॉर्प्स। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो ये यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये प्रिंसिपल ये कहता है एस्पिरिट द कॉर्प्स, याद रखें इसी प्रिंसिपल को इसी नाम से जाना जाएगा, ये सिर्फ मीनिंग लिखी हुई है इसकी। एस्पिरिट द कॉर्प्स जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि मैनेजमेंट को हर वो एफर्ट करने चाहिए जिससे टीम स्पिरिट जो है एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रमोट हो, यानी मैनेजमेंट को हमेशा ही ये कोशिश करनी चाहिए मैनेजर्स को कि उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो टीम बन करके काम करें। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर वो टीम बन के काम नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा काम बिगड़ जाएंगे, आपस में डिवाइड हो जाएंगे अगर लोग अब एक ही टीम, तो जाहिर सी बात है बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि टीम स्पिरिट जो है प्रमोट हो एम्प्लॉयज़ के बीच में, ताकि वो मिल करके एक ही गोल के लिए काम करें और कोऑर्डिनेशन के साथ काम सारे हो सके। इसके संदर्भ में एक बात कही जाती है कि अपने कंपटीशन को डिवाइड करना, अपने कॉम्पिटिटर्स में भेदभाव लाना, वो एक अच्छी चीज़ है, एक चालाकी है। लेकिन अगर हम अपनी ही टीम को डिवाइड कर दें तो ये एक सीरियस एरर हो जाएगा, यानी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है एस्पिरिट द कॉर्प्स, यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी मैनेजमेंट को हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि हर वो एफर्ट करे जिससे टीम स्पिरिट आए। जैसे कि छोटी छोटी बातों से भी टीम स्पिरिट जो है लाई जा सकती है एम्प्लॉयज़ में। जैसे कि मैनेजर्स को मैं की जगह हम वर्ड का यूज़ करना चाहिए कि हम ये काम करेंगे, हमें ये करके दिखा देना है। ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए जैसे कि मैं करूँगा तुम करो, तुम्हारी मतलब मैं करूँगा, इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हम वर्ड का यूज़ करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों से भी टीम स्पिरिट आ सकती है। इसके अलावा हर वो एफर्ट जो ज़रूरी है टीम स्पिरिट के लिए वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल थे मैनेजमेंट के। आपको बता दूं मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स वीडियो में मैंने बताए हैं, लेकिन मैनेजमेंट की
प्रिंसिपल्स के जो फीचर्स वगैरह हैं और इंपॉर्टेंस वो मैंने इसमें नहीं बता पाया क्योंकि टाइम कम था, लेकिन वो आपको डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे वीडियो के। तो आप ज़रूर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उनको भी लिख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर, और इसके अलावा कमेंट करिएगा अगर कुछ जानना हो, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।